नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका वीकली करंट अफेयर्स का है और डिस्कस करेंगे 10 मई से लेकर 16 मई तक के आपके करंट अफेयर्स को। ठीक है ना। अगली बार जब मैं वीकली करंट अफेयर्स लेके आऊँगा तो संडे को लेके आऊँगा, तो ये आप थोड़ा दिमाग में रखना। तो चलिए चलते हैं कौन कौन सी न्यूज़ सुर्खियों में रही है। तो पहला है, भारत में स्पुतनिक वी की कीमत तय हो चुकी है। आप जानते हैं कि हाल फिलहाल में आपको मैंने बताया था कि जो स्पुतनिक वी है वो भारत के मार्केट में आ चुकी है। ठीक है ना। तो उसने अपनी कीमत तय कर दी है, 995 रुपये प्रति खुराक के हिसाब से देगा। और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा आपका निजी अस्पतालों के लिए भी होगा। जो आपकी वैक्सीन आती है उनमें लगभग 5% आपका जीएसटी पड़ेगा। ये आप थोड़ा दिमाग में रखना, ये होता ही है, 5% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। अच्छा, इसकी कीमत वैसे 948 है, पर 5% जीएसटी लगाने के बाद ही 995 पर आ जाएगी। अच्छा, लिखा हुआ है या देश में बड़े पैमाने पर चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम में अब तक उपलब्ध टीकों में सबसे महंगा टीका होगा। नेक्स्ट लिखा, हालांकि निजी अस्पतालों में स्पुतनिक वी जेब की कीमत भारत बायोटेक की कोवैक्सीन से कम होने की उम्मीद है। जो कोवैक्सीन है लगभग उसका जो रेट होगा वो 1200 के आसपास बताया जा रहा है, जबकि जो आपकी कोविशील्ड है उसका रेट जो था वो बताया जा रहा था लगभग 800 के आसपास। ठीक है ना। तो कुछ चुनिंदा शहरों जैसे टियर 1 महानगरों के वितरण के लिए गुणवत्ता और स्थिरता परीक्षण के साथ स्पुतनिक वी 1.5 लाख खुराकों के एक बैच को मंजूरी दी जाएगी। इसका उद्देश्य निजी और सरकारी दोनों चैनलों पर आपूर्ति श्रृंखला का परीक्षण करना होगा। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो क्या कर रही है, भारत में निर्माण कर रही है स्पुतनिक वी का। ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। वैसे मैं बता दूं कि स्पुतनिक वी जो है ये वायरल वेक्टर से, मैंने पढ़ाया भी आपको, आप वीडियो देख सकते हैं, करंट अफेयर्स में मिल जाएगा आपका, कि एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। और एक चीज़ और याद रखनी आपने कि ये डेवलप जो किया वो क्या है, गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी मियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये आपकी रशियन बेस्ड फर्म है, उसने ये डेवलप की। भारत में कौन करेगा, तो डॉक्टर लेबोरेटरीज करेगा, डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरीज करेगा। जो आपका 2DG जो आपका नहीं आ रहा आजकल, जो डिऑक्सी ग्लूकोज जो आपकी ड्रग है कोवैक्सीन के लिए, जिसे अभी डीआरडीओ ने बनाया, पर डीआरडीओ ने फार्मूला बना उसे कौन रहा है, डॉक्टर रेडीज बना रहा है। और ये आपकी, कल आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि कल से ये क्या हो जाएगी, आपका मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो डीसीजीआई ने इससे क्या दे दिया, आपका अप्रूवल दे दिया है। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ डॉक्टर रेडीज़ जो है, तो डॉक्टर रेडीज़ अगर मैं बोलूँगा लेबोरेटरी जो है वो 19 डॉक्टर रेडीज़ जो लेबोरेटरी है आपकी, ये फार्मास्यूटिकल है, याद रखना, 1984 में बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हैदराबाद में, ये थोड़ा दिमाग में रखना। और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है एरेज इजराइली। सीईओ कौन है, एरेज इजराइली लिख लेना है। और फाउंडर कौन है, कलाम अंजी रेड्डी। ठीक है ना। कहाँ पे लिखूँ यार, यहाँ पे लिख देता हूँ। और जो उसके फाउंडर कौन है, तो वो है कलाम अंजी रेड्डी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं देख लीजिए, ये कौन कौन सी वैक्सीन आपके, जैसे फाइजर और मॉडर्ना की हैं। तो ये आपकी कंपनी जो है ये आपकी यूएसए बेस्ड है। फाइजर जो है उसमें जर्मनी का भी योगदान है, बायोएनटेक बना रही है। ठीक है ना। डबल डोज वैक्सीन है, ये थोड़ा देख लेना। वायरल वेक्टर्स में आपकी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो भारत में लग रही है कोविशील्ड, स्पुतनिक वी जो गमालिया बना रही है, जॉनसन एंड जॉनसन ये सिंगल डोज है, याद रखना, पूछा जा सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन एकमात्र ऐसी जो सिंगल डोज है। उसके अलावा सिनोवैक है, सिनोफार्म है, भारत की कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक जो बना रहा है, नोवावैक है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की अगर देखा जाएगा एफिशिएंसी या बोल सकते हैं एफिकेसी रेट देखा जाए 62 से 90% आपकी कैसी कारगर है। मॉडर्न लगभग 95, फाइजर बायोनटेक 95 और गमालिया जो ये आ गई है आपकी स्पुतनिक वी, इसकी 92% आपकी एफिकेसी रेट है। नेक्स्ट चलते, छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी, बहुत ही सराहनीय कदम है। तो लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोविड-19 के चलते माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का निर्णय लिया है। जो भी बोल सकते हैं, अगर किसी ने, कोई भी बच्चे ने अगर अपने माता पिता खोए हैं कोविड-19 के चलते हुए, तो उनका खर्चा उठाया जाएगा। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। लिखा हुआ जारी वित्त वर्ष के दौरान कोविड-19 से जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है, सरकार उन बच्चों की पढ़ाई के पूरे खर्च के साथ उनके भविष्य निर्माण का बेड़ा उठाएगी। सरकार की इस पहल को महातारी दुलार योजना, ये थोड़ा दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट हो गई अब, के जरिए चलाया जाएगा।
यह योजना इस वित्त वर्ष से लागू की जाएगी। महतारी दुलार योजना के तहत छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। 1 से 8 साल के जो बच्चे होंगे ना 500 रुपये दिया जाएगा, और 9 से 12 साल तक के जो बच्चे होंगे ना 1000 रुपये दिया जाएगा। ये क्लास की बात की जा रही है, 1 से 8, ठीक है ना, और 9 से 12 क्लास की बात की जा रही है। सरकार और निजी किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चे इस छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट लिखा, राज्य सरकार उन परिवारों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी करेगी जिन परिवारों की आजीविका चलाने वाले मुख्य सदस्यों की कोविड-19 से क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि यदि ये बच्चे राज्य में प्रारंभ किए गए, वहाँ पे एक स्कीम चलती है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से, अगर वहाँ पे प्रवेश लेते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें क्या किया जाएगा, प्राथमिकता में, यानी बोल सकते हैं या प्राइमरी बेस पे, ठीक है ना, ये बोलते हैं आपका बिल्कुल प्राथमिकता के तौर पर उन्हें सबसे पहले के दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा और कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर अभी की गई 1 नवंबर 2020 को। इस इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत शुरू में 52 स्कूलों के निर्माण की घोषणा की गई है, जिसमें ऑनलाइन लर्निंग, कंप्यूटर लैब्स, साइंस लैब जैसी सुविधाएं भी होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में चूहों का प्रकोप है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। आप जानते हैं चूहों से कौन सी बीमारी फैलती है, तो प्लेग फैलती है, ब्यूबोनिक प्लेग बोलते हैं जिसे, ठीक है ना, काफ़ी खतरनाक होती है ये, और पहले तो ये महामारी के रूप में थी, अब तो इसका इलाज भी है। तो इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी प्रांत जो न्यू साउथ वेल्स, अभी मैं दिखा दूंगा कहाँ पे, वहाँ पर चूहों का प्रकोप जारी है। लाखों की संख्या में चूहे क्या है वहाँ पे देखे जा रहे हैं और उन्हें मारा जा रहा है। अब चूहों ने किसानों के अनाज की जो फसल को तबाह कर दिया है, और स्थानीय निवासियों के मुताबिक चूहे घर की छतों पे से भी गिर रहे हैं। गौरतलब है कि चूहों के इस प्रकोप की शुरुआत मध्य मार्च में ही हो गई थी। किसानों ने इस प्रकोप को आर्थिक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बताया। न्यू साउथ वेल्स का वर्तमान प्रकोप दशकों का सबसे पुराना या सबसे बुरा प्रकोप माना जा रहा है। प्रांतीय सरकारों ने चूहों के प्रकोप से बचाव के लिए किसान समुदाय और स्थानीय निवासियों के लिए $50 मिलियन की राहत राशि को बढ़ावा दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है कि इससे पहले किसानों ने सरकार से चूहों से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले विषैले चारे की कीमत कितनी कर दी थी, बोली थी कि 50% तक आप उसे गिरा दो। सरकार ने चूहों के प्रकोप से बचने के लिए प्रतिबंधित विषैले पदार्थ ब्रोमेडियोलॉन, ये याद रख लेना, के इस्तेमाल की भी मंजूरी दे दी वहाँ की गवर्नमेंट ने। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी जो कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, CSIRO ने संबंध ग्रेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन GRDC ने कहा है कि जिंक फॉस्फाइड, ठीक है ना, का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, का इस्तेमाल किसानों को बड़े नुकसान से बचाएगा। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में मैं दिखा दूंगा कहाँ पे, प्रांत में स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कृतंग जो रोडेंट्स होते जीवों की कुल 2200 प्रजातियां मौजूद हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इनकी लगभग 60 स्थानीय कृतंग प्रजातियां पाई जाती हैं। कृतंग जीव जो होते हैं लेप्टोस्पायरोसिस और थाइमस जैसे ज्वर जैसे रोगों को फैलाते हैं। ये पिस्सू और किडनी जैसे सूक्ष्म जीवों के वाहक भी होते हैं जो जानवरों और मानव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विक्टोरिया प्रांत के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कृतंग जीव मानव के बाद दूसरे सफल स्तनधारी जीव माने जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत मात्रा में। कृतंग जीवों में चूहे और गुलेरी आदि जैसे कुतरने वाले जीव आते हैं जो रोडेंट्स होते हैं। तो इनके लिए आपने देखा होगा रोडेंटिसाइड्स होते हैं इन्हें मारने के लिए, ठीक है ना, चूहे को मारने की जो दवाई होती है उन्हें रोडेंटिसाइड्स बोला जाता है। तो मैं दिखा रहा था ये ऑस्ट्रेलिया आपका। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आपको स्टेट दिखाई देंगी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इसे बोला जाता है, इसकी कैपिटल पर्थ में। आपका नॉर्थर्न टेरिटरी उसकी कैपिटल डार्विन में देखने को मिलेगी। क्वींसलैंड है आपका, उसकी कैपिटल है ब्रिस्बेन में, और यहीं पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, यहीं पे कोरल सी है आपका। नीचे की तरफ ये है न्यू साउथ वेल्स, जहाँ पे ये कहर बर पा रहे हैं आपके चूहे। इसकी कैपिटल सिडनी में। अगर ऑस्ट्रेलिया कैपिटल की बात की जाएगी कैनबरा में, वो आपको न्यू साउथ वेल्स में देखने को मिलेगी। उसके बाद विक्टोरिया आता है नीचे की तरफ, उसकी कैपिटल मेलबर्न में, और एक आता है आपका तस्मानिया जिसकी कैपिटल आपका हॉबार्ट। इन्हीं के यहाँ पे मौजूद है आपका तस्मान सी, और बीच में लगता है बास स्ट्रीट। बीच में कौन सा लगता है, बास स्ट्रीट, ये याद रखना। इस तरफ आपका अगर इस तरफ जाएंगे तो न्यूजीलैंड लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं ULFA जो आई है कि एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। यह आपका असम का प्रतिबंधित संगठन है। तो लिखा हुआ है प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट ने तत्काल प्रभाव से 3 महीने के एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। यह घोषणा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, अभी बने नए हैं, द्वारा असम में चरमपंथी समूह से हिंसा से दूर रहने और शांतिवादिता को आगे बढ़ाने की अपील बात की गई है। संगठन के कमांडर इन चीफ परेश बरुआ जो है ने एक बयान जारी किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण उपजी परिस्थितियों ने ULFAI को 15 मई से 3 महीने के लिए असम में सभी सैन्य अभियानों को एक तरफा रूप से निलंबित करने के लिए प्रेरित किया है। इस अवसर पर परेश बरुआ ने भारतीय सुरक्षा बलों के साथ साथ असम पुलिस पर ULFAI की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया। उल्फा के इस वार्ता विरोधी गुट द्वारा एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करने का यह दूसरा अवसर होगा। इससे पहले संगठन ने 2005 में अपनी सभी ऑपरेशनों को स्थगित किया था। यह दिवंगत लेखक ममोनी रायसोम गोस्वामी के नेतृत्व में मध्यस्थों की एक टीम शांति समझौते के लिए प्रयास कर रही थी उस टाइम पे।
21 दिसंबर 2020 को अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में एक निजी तेल ड्रिलिंग फर्म के 2 कर्मचारियों का अपहरण करने के बाद सुरक्षा बलों ने ULFAI पर दबाव बढ़ा दिया था। ULFAI का गठन कब हुआ है? 1979। ये याद रखना, एक संप्रभु असम के संघर्ष के लिए करता है, ठीक है ना। सोवरेन असम चाहिए, इंडिपेंडेंट असम चाहिए इन्हें। आगे लिखा, यह समूह 3 दशक बाद वार्ता समर्थक और वार्ता विरोधी समूह में विभाजित हो गया था। वार्ता समर्थक समूह का नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष अरविंद राजखुआ कर रहे हैं। अब चलते केपी शर्मा ओली नेपाल के फिर से प्रधानमंत्री बने, तो बड़ी दिक्कत है पर वहां पर भी, ठीक है ना। इनके पास भी क्या नहीं है, आपका बोल सकते हैं मेजोरिटी नहीं इनके पास, ठीक है, बहुमत नहीं है इनके पास। तो लिखा हुआ, नेपाल में विपक्षी दल के बहुमत जुटाने में असफल होने के बाद, इससे पहले एक न्यूज़ आएगी, मैं बाद में पढ़ा दूंगा, जो इससे पहले आ चुकी थी, तो वो मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है, नेपाल में विपक्षी दल के बहुमत जुटाने में असफल होने के बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी नेपाल की हैं, केपी शर्मा ओली को दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये इसी पार्टी से आती हैं जिसमें आपके केपी शर्मा ओली, ये कम्युनिस्ट पार्टी से है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। और वो है मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। तो ये याद रखना, लेनिन और मार्क्सिस्ट विचारधारा जो आपको देखने मिलती है वो रशिया में देखने मिलती है। गौरतलब है कि 10 मई को श्री ओली संसद में विश्वास मत प्रस्ताव था, हार गए थे, जिनमें उन्हें केवल 93 बोलते हैं मत मिले थे, लगभग 100 कुछ समथिंग चाहिए थे। नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(2) याद रखना कि प्रावधानों के तहत गुरुवार शाम तक 2 या उससे अधिक राजनीतिक दलों का गठबंधन संसद में बहुमत का दावा कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसे में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 76(3) के प्रावधानों के तहत प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता के रूप में केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद पर फिर से नियुक्त कर दिया है। अब श्री ओली का संविधान के अनुच्छेद 76(3) के अनुसार अपनी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर उन्हें संसद में विश्वास मत हासिल करना होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के तौर पर यह ओली का तीसरा कार्यकाल, इससे पहले 2015, उसके बाद 2017 में वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2017 में वो जो आपके केडी प्रचंड हैं, जो आपके कम्युनिस्ट पार्टी माओवाद से संबंधित हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि जो ओली हैं वो चाइना की तरफ आपका ज़्यादा बोल सकते हैं उनका झुकाव है, जबकि प्रचंड का जो झुकाव वो भारत की तरफ ज़्यादा है। तो दोबारा ये क्या बने थे, आपके सत्ता संभाली थी, ठीक है ना। उसके बाद इनकी सरकार अभी गिरी थी, उसके बारे में बता दूंगा। और यह प्रधानमंत्री के क्रम में देश के कौन से 43वें प्रधानमंत्री। आपको बता दें, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय संसद कहा जाता है, याद रखना, वहाँ की संसद राष्ट्रीय संसद है। वहाँ का जो उच्च सदन है उसे राष्ट्रीय सभा कहा जाता है और निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। नेपाल की संसद के निम्न सदन प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सदस्य हैं। सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 138 चाहिए होते हैं, ठीक है ना। जबकि उनको कितने मिले थे? लगभग 90-95 के आसपास मिले थे। कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ गया, एक सेकंड रुकना है। हाँ देखो, 93 मिले थे, जबकि बहुमत के लिए कितने चाहिए? 138। चलो आगे चलते हैं। चक्रवात तोकते की केरल तट पर तबाही है। अच्छा, चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं रीजनल बेस पे। तोकते जो नाम दिया वो म्यांमार ने दिया है, म्यांमार, ये याद रखना आप लोग। तो लिखा हुआ है, अरब सागर में चक्रवात तोकते से प्रभावित मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने केरल में खासकर इसके तटीय इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा है। दक्षिण में तिरुवनंतपुरम से लेकर उत्तर में कासरगोडे तक समुद्र के करीब रहने वाले सैकड़ों परिवारों को अपने घरों को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा निर्मित राहत शिविरों में जाना पड़ा है। मौसम विभाग ने शनिवार को खराब समुद्री परिस्थितियों के साथ केरल कर्नाटक तट पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी जारी की थी। कासरगोडे, कन्नूर, कोझिकोड, त्रिशूल, एर्नाकुलम, अल्लाफुजा जैसे जिलों में समुद्र के करीब कई घर चक्रवात के प्रभाव से आंशिक या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। केंद्रीय जल आयोग ने मणिमाला और अचनकोविल नदियों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि इसके दोनों किनारों पर बाढ़ की संभावना है। जलाशय में अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए 3 बांधों भूत, थन, केट्टू, कल्लार, कुट्टी और बलंकारा के स्लुइस गेट खोल दिए गए। अगली का चक्रवात तोकते के उत्तर की ओर कर्नाटक, फिर ये महाराष्ट्र पहुंचते हुए अंत में कहाँ पहुंचेगा? पोरबंदर, नलिया के होते हुए गुजरात तट तक पहुंच जाएगा। IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने अगले 24 घंटों के लिए बेहद भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की चेतावनी जारी की है। आगे चलते हैं। मंगल ग्रह पर उतरा चीन का जुरोंग रोवर। ये मिशन है चीन का तियानवेन, ठीक है ना। कौन सा है? तियानवेन मिशन, यहाँ पे लिखता हूँ तियानवेन। तो उसका ये क्या आपका रोवर है, ठीक है ना। इसके अलावा आप जानते हैं USA ने आपका मिशन परसिवरेंस भेजा था, तो ये आपने याद रखना है। चाइना ने अपने तियानवेन भेजा था और मिशन होप भेजा था आपका किसने? UAE ने, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भेजा था जापान की सहायता से। तो पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजने वाला चीन दुनिया का पहला देश बन गया है, पहले प्रयास में, ठीक है ना। साथ ही चीन मार्स पर रोवर उतारने वाले US के बाद विश्व का दूसरा तथा लैंडर उतारने वाले US व रूस के बाद तीसरा बन गया। अब देखो सुनो, रोवर उतारने वाला US के बाद है, तो US ने ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के साथ साथ अपना ड्रोन भी उतारा है वहाँ पे। अच्छा,
अगर बोला जाएगा कि लैंडर उतारने वाला यूएस और रूस के बाद है, तो एक्चुअल में रूस ने लैंडर तो उतार दिया था पर उसका रोवर काम करना बंद कर दिया था। मतलब उसके लैंडर ने कुछ ही जैसे वहां पे पहुंचा था तो कुछ ही सेकंड के बाद काम करना बंद कर दिया था, इसलिए इसे तीसरा देश माना जा रहा है। विद्युत इसी वर्ष फरवरी महीने में यूएस का परसिवरेंस रोवर मंगल की सतह पर उतरा था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे CNSA बोलते हैं, ने 23 जुलाई 2020 को अपना स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था। यह लगभग 202 दिनों में 47.5 करोड़ किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 10 फरवरी 2021 में मंगल की ग्रह पर प्रवेश किया था। इसका एक पीरियड होता है जब क्या होता है, जो आपका ऑर्बिट होता है, जैसे मान लो ये आपका पृथ्वी का ऑर्बिट है और ये बाहर की तरफ क्या आपका मार्स का ऑर्बिट है, तो जब दोनों नज़दीक होते हैं ना तभी ये क्या किए जाते हैं, मिशन लॉन्च किए जाते हैं। तो वो जो टाइम था, वो टाइम था आपका लगभग मुझे जहाँ तक लग रहा है 202 दिनों के बाद था ना, तो लगभग ये पिछले महीने शायद से जुलाई के आसपास की बात है। ठीक है ना, हाँ जुलाई, देखो जुलाई के आसपास की बात है, तभी छोड़े गए थे सारे के सारे तीनों के तीनों। इस मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट है, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर, एक लैंडर, एक रोवर को मंगल ग्रह के विशद अध्ययन के लिए भेजा गया है। लगभग 3 महीने तक मंगल ग्रह की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद आज सुबह लैंडर मंगल ग्रह के यूटोपिया प्लैंटिनिया के दक्षिण भाग में पहुंच गया। ये नाम याद कर लेना। 6 वैज्ञानिक उपकरणों से लैस जुरोंग रोवर अभी भी लैंडर के भीतर ही है। बाद में इसे मंगल ग्रह पर पूर्व के जीवन संकेत अथवा साक्षी की तलाश के साथ साथ वहां की मिट्टी, जलवायु और पर्यावरण के बारे में जानकारी जुटाने हेतु 3 महीने के लिए सतह पर उतारा जाएगा। सौर ऊर्जा से संचालित 6 पहियों, अभी याद रखना है कि ये जो रोवर है इसमें कितने पहिए लगे हुए हैं, 6 लगे हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि कितने इस रोवर में कितने पहिए लगे हुए हैं, तो ये वाले इस रोवर का वजन लगभग 240 किलोग्राम है। लैंडिंग के दौरान कुछ समय के लिए इसका कनेक्शन टूट गया था, जिसे चीनी वैज्ञानिकों ने 7 मिनट ऑफ टेरर नाम दिया जाता है। याद रखना कि जब लैंडिंग होती है ना तो वो सबसे क्रूशल पीरियड होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो उस समय कनेक्शन एक बार टूटा था तो उससे 7 मिनट ऑफ टेरर बोला है वहाँ के वैज्ञानिकों ने। लैंडर द्वारा सतह के वातावरण का सफल परीक्षण कर लेने के बाद चीनी रोवर को मंगल की सतह पर उतार दिया जाएगा। लाल ग्रह पर पहले से उपस्थित इकलौते रोवर परसिवरेंस, जो यूएसए का है, को जुरोंग के रूप में जल्द ही एक पड़ोसी मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका जो साइन है ये स्विट्जरलैंड का आपका क्या है, नक्शा है। तो भारत स्विट्जरलैंड चौथी द्विपक्षीय आर्थिक वार्ता हुई है। लिखा हुआ है कि हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच नई दिल्ली में चौथी द्विपक्षीय आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया। इस बार वार्ता का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, वर्चुअल मीटिंग थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने की। भारत से कौन थे, तो आपके कौन थे, अजय सेठ थे। ठीक है ना, आर्थिक मामलों के सचिव है। जबकि स्विट्जरलैंड की तरफ से आपको देखने मिला डैनियाला स्टॉफेल्स, ये प्रतिनिधि थी आपके राष्ट्रीय सचिवालय की, राष्ट्रीय सचिव थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में आर्थिक मामलों, वित्तीय सेवाओं और विदेशी मामलों और राजस्व विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस द्विपक्षीय आर्थिक वार्ता में निवेश, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, नेशनल इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फिनटेक, धारणीय वित्त, सीमा पार वित्तीय सेवाओं जैसे विभिन्न आयामों पर विचार साझा किए गए। साथ ही इसमें G20, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के टैक्स के कारण उत्पन्न चुनौतियों के साथ मूलभूत ढांचे के वित्त पोषण पर भी चर्चा की गई है। भारत और स्विट्जरलैंड ने कोविड-19 महामारी के बाद स्वच्छ और मौजूद प्रणाली को लेकर समन्वित द्विपक्षीय कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े क्षेत्रों में भविष्य से में निरंतर सहयोग पर भी सहमति जताई है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच द्विपक्षीय वार्ता के लिए रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसी आदि अन्य प्रणालियों भी हैं, जिनमें आर्थिक प्रणाली खास है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच द्विपक्षीय आर्थिक वार्ता के लिए वर्ष 2011 इंपॉर्टेंट है, समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें काला धन जो आपका था, ब्लैक मनी, उससे रिलेटेड आपका साइन हुआ था। राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का हिस्सा बना हुआ था। दोनों देशों के बीच पहली द्विपक्षीय आर्थिक वार्ता कब हुई थी, 6 जुलाई 2012 को हुई थी। नेक्स्ट चलते, बांग्लादेश में मेट्रो रेल सेवा का पहला चरण है या परीक्षण कर दिया गया 2026 तक। ठीक है ना, बांग्लादेश को अपनी पहले क्या मिल जाएगी, मेट्रो मिल जाएगी। तो लिखा, हाल ही में बांग्लादेश ने ढाका में मेट्रो रेल का सेवा का पहला परीक्षण किया है। देश की पहली विद्युत रेल ने डियाबारी से शुरुआत कर कुल 500 मीटर दूरी का परीक्षण किया। या 6 कोच की रेल है। जो कोच जो है आपके कोचेज होते हैं जो ट्रेन पे लगते हैं, ठीक है ना, कोचेज नहीं होते, एक पहले तो आपका इंजन होता है, इंजन के बाद कोचेज ही लगते हैं आपके ऐसे। तो ये जापान से मंगाया है। इस परीक्षण को ढाका मास ट्रांजिट कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया। सड़क परिवहन और सेतु मंत्री अब्दुल क्वैदर ने बांग्लादेश की पहली विद्युत मेट्रो रेल की परीक्षण का वर्चुअल उद्घाटन किया। और वो कहते हैं कि बांग्लादेश ने विद्युत रेल के नए युग में प्रवेश कर लिया। मेट्रो रेल का हमारा सपना साकार हो गया। गौरतलब है कि बांग्लादेश राजधानी ढाका में 21 किलोमीटर लंबी मास रैपिड ट्रांजिट, ये उनका क्या है, मेट्रो लाइन है जिसे वो विकसित करेंगे। यह MRT मेट्रो लाइन ढाका के उत्तरा और मोती झील के बीच बनाई जा रही है, जिस पर कुल 16 स्टेशन होंगे। मेट्रो लाइन अगले वर्ष से संचालित हो जाएगी और इस पर प्रति घंटा 60,000 यात्रियों के सफल करने का अनुमान है। अगले साल से संचालित हो जाएगी, 2026 तक कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी उनको जोड़ने हैं अपने स्टेशन वो जुड़ जाएंगे। तो मैं दिखा देता हूँ, ये आपका MRT लाइन, ये सारी इन जगहों को इन्होंने जोड़ना है।
और इन्होंने इसके लिए टारगेट सेट किया अपना कब 2026 के लिए, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। नेक्स्ट चलता है, कम रहेगी भारत की वृद्धि दर। वो तो रहनी है क्योंकि ये फिर से क्या है, कोविड का जो दूसरी लहर है वो आ गई है, तो मूडीज ये बोल रही है। पहले उन्होंने लगभग देखो अभी ये बता रहे लगभग जो भारत की समृद्धि दर है 9.3 के आसपास रहेगी। पिछले साल जो ये बोल रहे थे तो उस समय उन्होंने 13.7 बोली थी, ठीक है ना। पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अच्छा इसके अलावा देखो बता दो, मूडीज़ है, इसके अलावा स्टैंडर्ड एंड पुअर है, फिच है आपकी, तो ये आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। भारत की भी क्राइसिल है, ठीक है ना, जो क्या करती है, भारत की समृद्धि दर का अनुमान लगाती है। और लास्ट में डाटा जो जारी करती है वो कौन करती है आपकी, वो करती है आपकी एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये जारी करता है लास्ट में डाटा, ठीक है ना। क्रेडिट एजेंसी रेटिंग एजेंसी ने बताया कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने आर्थिक सुधारों को बाधित किया है एवं लंबी अवधि के जोखिम को बढ़ा दिया है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार मार्च 2021 को समाप्त हुए पिछले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 8% संकुचित हुई थी। संकुचित होने का मतलब -8%। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण मूडीज ने एक नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भारत को Baa3 रेटिंग दी है। अभी बता देता हूँ ये होती क्या है, ठीक है ना। आगे, हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पहली लहर की अपेक्षा कम रहने की उम्मीद है। पहली लहर में जहां लॉकडाउन को कई महीनों के लिए देशव्यापी रूप में लागू किया गया था, वहीं दूसरी लहर में सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्र के उपाय स्थानीयकृत प्रवृत्ति के और संभवतः कम अवधि के होंगे। अब मैं तो एक चीज़ बता देता हूँ, कई जैसे राज्य आप जहाँ पे संपूर्ण लॉकडाउन लगा, कहीं पे पार्शियल लगा हुआ है, मतलब कुछ कुछ दिन लग रहा है, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, इस तरीके से लग रहा है। कुछ जगह नाइट ही कर्फ्यू लग रहा है आपका, ठीक है ना। तो वहीं व्यवसाय और उपभोक्ता भी महामारी की स्थिति में परिचालन के आदी हो गए। तो ये होती है आपकी देखो रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग स्केल इस तरीके से होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। अगर आपको हाई ग्रेड या प्राइम ग्रेड में रखा जाता है तो वहाँ पे जो आपका क्या होता है, एफडीआई होता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उसके आने की, यह बोलते हैं जो आपके क्या होता है, विदेशी जो आपके क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट होती है, वो आने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। तो ट्रिपल ए जो होता है वो प्राइम में आता है। फिर आपका AA1, 2 और 3, जिसमें पॉजिटिव, AA पॉजिटिव, AA नेगेटिव, ये हाई ग्रेड में आता है। फिर तीसरी जो कैटेगरी आती है वो A पॉजिटिव, ए नेगेटिव में आती है, जैसे A1, A2 और A3 बोला जाता है, ये अपर मीडियम ग्रेड होती है। फिर आता है आपका Baa1, Baa2 और Baa3, ये आपका लोअर मिडिल ग्रेड होती है आपकी। तो ये थोड़ा दिमाग में, पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, ये याद रखना। भारत को इसी में रखा गया, Baa2 में, जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखो, सॉरी Baa3 में रखा गया, तो वो इसमें फॉल करता है भारत, ठीक है, लोअर मिडिल ग्रेड में, ठीक है। फिर उसके बाद Ba1, 2, 3 आता है आपका नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, स्पेक्यूलेटिव में, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, रिस्की हो सकता है। उसके बाद आपका कौन सा आता है, B1, B2, B3 आता है, ये हाई स्पेक्यूलेटिव होता है आपका। फिर उसके बाद जो आते हैं आपके, वो आते हैं सी ग्रुप में आते हैं, तो वो क्या होते हैं, सस्टेनेबल बोल सकते हैं, सब्सटेंशियल रिस्क होता है, एक्सट्रीमली स्पेक्यूलेटिव होता है, डिफॉल्ट इमिनेंट विद लिटिल प्रॉस्पेक्ट फॉर द रिकवरी और इन डिफॉल्ट। तो ये याद रखना, जैसे जैसे नीचे चला जाता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कम होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ही ध्यान में रखकर कोई भी देश क्या करता है, किसी दूसरे देश में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। नेक्स्ट चलते हैं, साहित्यकार होमन बोरगोहेन का निधन हो गया। प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार थे, पत्रकार थे होमन बोरगोहेन। 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। 1932 में असम के लखीमपुर जिले में उनका जन्म हुआ था। कॉटन विश्वविद्यालय गुवाहाटी से उन्होंने स्नातक किया था अपना, और असम सिविल सेवा में भी कार्यरत रहे। 1978 में पहला उपन्यास आया था पिता पुत्र, उसके लिए उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा। पर हुआ क्या था 2015 में, जो नहीं था आपका जो आपका क्या था, इंटॉलरेंस वगैरह आता रहा, तो राष्ट्रीय असहिष्णुता के विरोध में 2015 में इन्होंने उसे लौटा दिया था। लिखा हुआ है, श्री हॉफमैन अपने निधन तक असमिया दैनिक नियोमिया बरला के प्रधान संपादक का कार्य कर रहे थे। वह असम साहित्य सभा के अध्यक्ष भी रहे। श्री हॉफमैन ने उपन्यास, कविता और लघु कथा विधाओं पर लिखा है। उनके साहित्यिक रचनाओं में कथा और कथेतर रचनाएं शामिल हैं। अच्छा, उनकी प्रमुख रचनाएं थी तिमिर तीर्थ, ये जरूर याद कर लेना, पेपर में पूछा जा सकता है। मत्स्य गंधा हो गई, अस्तर अगा हो गई और प्रोग्यार हो गई। ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में पहली बार दिया गया था। लास्ट अवार्डेड था आपका 2020 में। टोटल अवार्ड जो दिए जा चुके हैं 60 दिए जा चुके हैं। अच्छा, मैं वो नहीं बता रहा कि किसको दिया गया इस साल, क्योंकि 24 को दिया जाता है। देखो लिखा, साहित्य अकादमी अवार्ड इज लिटरली ऑनर इन द इंडिया विच इज साहित्य अकादमी इंडियाज नेशनल अकादमी ऑफ द लेटर एनुअली कन्फर विद द राइटर्स ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक ऑफ द लिटरल मेरिट पब्लिश्ड इन द एनी ऑफ द 24 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, राजस्थानी एंड द 22 लिस्टेड। जो आपका 8 शेड्यूल में आपकी 22 भाषाएं आती है ना, उनके अलावा 2 और में दिया जाता है। वो होता है आपका इंडियन, आपका कौन सा आ जाता है, एक तो आ जाता है आपको कौन सा, ये आ जाता है आपका इंग्लिश और राजस्थानी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है ना। 1954 में स्टार्ट हुआ था। 1 लाख इसकी क्या है आपकी
कैश प्राइस है। नेक्स्ट चलते हैं, नेपाल में कोरोना कहर के बीच राजनीतिक उथल पुथल। तो ये पहले लाना था पर पढ़ लेते हैं। देखो, नेपाल इस समय कोविड महामारी के महासंकट से जूझ रहा है। प्रतिदिन लगभग 10,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं और इस समय उपजे राजनीतिक उथल पुथल ने देश को संकट में डाल दिया। वर्ष 2018 की केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता वाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे बोलते हैं एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवाद, और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड की अध्यक्षता वाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवाद का विलय हो गया था। भारत विरोधी क्रियाकलापों के कारण प्रधानमंत्री ओली को जनवरी 2021 में अपनी ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। पिछले महीने नेपाली उच्चतम न्यायालय ने पार्टी के नाम संबंधित विवाद के कारण इन दोनों पार्टियों के विलय को रद्द कर दिया था। बीते सोमवार को प्रधानमंत्री ओली संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, जिससे उनकी सरकार गिर गई थी। विश्वास मत जीतने के लिए कुल 271 में से 136 मतों की आवश्यकता थी, जबकि उन्हें कितने मिले थे? 93 मिले थे और 124 सदस्यों ने उनके खिलाफ मत किया था। विदित हो कि ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी का झुकाव चीन की ओर ज्यादा है, जबकि प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी का झुकाव जो है भारत से ज्यादा है, भारत की तरफ ज्यादा है। इन्हीं विरोधी दृष्टिकोणों का परिणाम है कि प्रचंड ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। नेपाल संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने विपक्ष को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था और इसके लिए उन्हें 3 दिन का समय दिया था। इस दौरान ओली केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में रहेंगे। यदि विपक्ष सरकार बनाने में सफल होती है तो 30 दिन के भीतर उन्हें विश्वास मत हासिल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अनुच्छेद 76(3) के तहत राष्ट्रपति उस पार्टी के संसदीय दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा जिसके प्रतिनिधि सभा में सबसे अधिक सदस्य हैं। तो कौन सबसे अधिक सदस्य किसके हैं अभी? तो ये अभी आपके किसके? ओली की जो पार्टी आपकी मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, उसके 121 सदस्य हैं। पर गजब की बात यह है कि उनके सदस्य उन्हें वोट नहीं कर रहे। 93 ने वोट किया उनके पक्ष में और वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब 30 दिन के अंदर उन्हें विश्वास मत क्या करना होगा? साबित करना होगा। तो ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें भी 30 दिन के भीतर विश्वास मत हासिल करना होगा। ऐसा नहीं करने में 76(7) के तहत प्रधानमंत्री की अनुशंसा से राष्ट्रपति संसद भंग कर देगी। अब क्योंकि विद्यादेवी भंडारी फीमेल है, 6 महीने के बाद निर्वाचन की तारीख तय की जाएगी। 6 महीने के भीतर, सॉरी। इस राजनीतिक हलचलों से भारत नेपाल संबंध भी कमजोर होंगे। नेपाल की राजनीतिक स्थिरता पर भारत के साथ साथ चीन की भी नजरें टिकी हुई हैं। कोरोना वायरस विवाद के चलते दुनिया के अधिकतर देशों ने से चीन के संबंध संतोषजनक नहीं है। ऐसे में चीन छोटे देशों को अपने समर्थन में लाने की कोशिश में लगा हुआ है। नेपाल में यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे बोलते हैं आपका ML मतलब मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की सरकार नहीं बन पाती तो चीन के लिए एक और झटका साबित होगी, क्योंकि वो ज़्यादा फेवर में है ओली के, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो आप जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पे मनाया जाता है। ये इटली की थी, ठीक है ना, इटली की थी। और इटली में कहाँ जन्म हुआ था? तो इनका हुआ था फ्लोरेंस में। इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है 12 मई को और इनका जन्म हुआ था 1820 को। अभी पिछले साल ही 2020 में इनके 200 साल कंप्लीट हुए थे इनके जन्म के और WHO ने उसे आपका वर्ल्ड नर्सेज ईयर घोषित किया था 2020 को। ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। दुनिया भर में मानव कल्याण के लिए नर्सों की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए यह दिन उनको सम्मान प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। इंटरनेशनल नर्सेज डे 2021 की जो थीम है वो नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर द फ्यूचर हेल्थ केयर है। वर्तमान परिस्थितियों में अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ बनकर नर्स लगातार मरीजों को सेवा प्रदान कर रही है। इस महामारी की स्थिति में इंटरनेशनल नर्सेज डे का आयोजन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जब हम इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवाओं में दिन रात लगी नर्सों का उत्साह वर्धन कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम। तो इसको किसके अंतर्गत लाया गया? मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के अंतर्गत लाया गया। तो मैं पढ़ लेता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई है। इस योजना का प्रस्ताव भारी उद्योग मंत्रालय ने किया है, हैवी इंडस्ट्रीज ने किया है, जिसके आपके कौन है? प्रकाश जावड़ेकर है अभी मंत्री, ठीक है ना। राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम NPACCBC, अब मैं ये बार बार नहीं पढ़ूंगा, के अंतर्गत 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स की उपयुक्त ACC बैटरी की निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। और योजना की लागत लगभग कितनी होगी आपकी? 18,100 करोड़ होगी। उन्नत रसायन बैटरी उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकी की नई पीढ़ी है, जिसके अंतर्गत बिजली को रासायनिक ऊर्जा के रूप में सुरक्षित संरक्षित किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे फिर से बिजली में बदला जा सकता है। मतलब बैटरी में क्या किया जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं जो बिजली है उसे क्या नहीं कर सकते, अभी तक स्टोर नहीं किया जा सकता। तो स्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बैटरी का निर्माण करेंगे। भविष्य में ACC उपभोक्ता सेक्टर में तेजी से मांग बढ़ने वाली उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजली से चलने वाले वाहन, उन्नत विद्युत ग्रिड और सौर ऊर्जा आदि में बैटरी की आवश्यकता होती है। भारत में इस समय ACC की मांग आयात के जरिए पूरी की जा रही है। हम क्या करते हैं? आयात करते हैं, ठीक है ना, जो आपकी बैटरीज होती हैं। अब NPACCBC के आने से आयात पर निर्भरता कम होगी। राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम के अंतर्गत ACC बैटरी भंडारण निर्माता का चयन एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए होगा। मतलब क्या लगेगी? आपकी बोली वगैरह लगेंगे, ठीक है ना, ऑक्शन। साथ ही इसमें निर्माण इकाई को 2 वर्ष के भीतर काम चालू करना होगा। प्रोत्साहन राशि 5 वर्षों के दौरान दी जाएगी।
जो 18,100 करोड़ थी आपकी। एसीसी बैटरी भंडारण निर्माता में से प्रत्येक को यह भरोसा दिलाना होगा कि वह कम से कम 5 गीगावाट आवर्स की निर्माण सुविधा सुनिश्चित करेगा तथा उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 5 वर्षों के भीतर वह प्रोजेक्ट स्तर पर मूल्य संवर्धन करेगा। NPACCBC योजना से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा तथा देश को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। साथ ही योजना के तहत एसीसी बैटरी निर्माण से विद्युत चलित वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा, पर भारत की पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे भी हमारा क्या एक फेम स्कीम चली रही है, उसका डिस्कशन आगे करेंगे। अच्छा, पुमोरी चोटी आपकी एवरेस्ट की, तो उस पर देश की पहली महिला का पहुंच गई है, तो मैं बता देता हूँ हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही है बलजीत कौर। तो एवरेस्ट पर्वतमाला की जो आपकी एक चोटी है पुमोरी, उसमें पहुंचने वाली देश की पहली महिला बन गई। उनके साथ ही जो दूसरी महिला बनी वो राजस्थान की गुणबाला शर्मा है। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक बलजीत कौर ने पुमोरी चोटी पर बुधवार सुबह 8:40 पर कदम रखा, जबकि उनके ठीक बाद गुणबाला शर्मा ने कदम रखा। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष रिटायर्ड ब्रिगेडियर अशोक अब्बे ने कहा है कि दोनों पर्वतारोही एवरेस्ट पर्वतमाला की एक दुर्गम चोटी पर पहुंचने वाली अग्रणी महिलाएं हैं। आगे लिखा हुआ है कि गौरतलब कि बलजीत और गुणबाला 12 सदस्यीय पर्वतारोहियों की टीम का हिस्सा है जो एवरेस्ट पर्वतमाला की चारों चोटियों की चढ़ाई के अभियान पर है। वो 4 चोटियां कौन कौन सी बताता हूँ अभी। युवा मामलों और खेल मंत्री कौन है आपके, किरण रिजिजू, ठीक है ना, अरुणाचल से आते हैं। 27 मई को दिल्ली से एवरेस्ट पर्वतमाला अभियान को झंडी दिखाई थी। दरअसल इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते 2021 में तक इसे क्या कर दिया गया था, विलंबित हो गई थी ये। एवरेस्ट की 4 जो प्रमुख चोटियां, एक है नुप्स से 7,862 मीटर की है, पुमोरी 7,161 और लाउथ से आपका 8,516 और एवरेस्ट की जो अभी जो नई ऊंचाई निकली वो 8,848.86 मीटर है। अब एक चीज़ बता देता हूँ कि एवरेस्ट को सागरमाथा बोला जाता है। कहाँ सागरमाथा बोला जाता है? नेपाल में, ये याद रखना। गॉड इज ऑफ स्काई, ठीक है ना, आकाश की देवी, सागरमाथा वहाँ बोला जाता है, तो गलत मत कर देना, नेपाल में। अच्छा, वहीं अगर मैं बोलूँ तो चोमुलंगमा बोला जाता है, चोमुलंगमा ये बोला जाता है तिब्बत की तरफ। अब तिब्बत तो आप जानते हैं, तिब्बत पे किसका कब्जा है, चाइना का, तो चोमुलंगमा बोला जाता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। लिखा हुआ इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन पर्वतारोहण और संबंधित खेलों का एक राष्ट्रीय संगठन है। इसका शुरुआती नाम, ठीक है ना, स्पॉन्सरिंग कमिटी ऑफ द चोओयू था। वर्तमान का IMF 5 जनवरी 1961 को बना है, तो ये लिख लेना आप, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन 5 जनवरी 1961 को बना हुआ है। IMF इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग से संबंधित है, IFSC से। अच्छा, कोविड संकट में भी भारत का रेमिटेंसेस प्रवाह मौजूद रहा है, वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है। रेमिटेंसेस वो चीज़ होती है जब बाहर से, जो भारत के लोग होते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, विदेशों में जाके काम करते हैं और भारत में क्या करते हैं, अपने परिवार को पैसा भेजते हैं, तो उसे रेमिटेंसेस बोला जाता है। तो 2020 में जहां यह 83 बिलियन था, वहीं कोरोना महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद भी पिछले वर्ष की तुलना में भारत को प्राप्त होने वाले कुल रेमिटेंसेस में केवल 0.2% की गिरावट आई है। भारत को प्राप्त होने वाले रेमिटेंसेस में गिरावट का प्रमुख कारण संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त होने वाले रेमिटेंसेस में आई 17% की गिरावट है। भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है यूएई भी। यूएई में काफ़ी भारतीय क्या करते हैं, काम करते हैं। चीन की अगर बात करें 2019 में उसे 68.3 बिलियन रेमिटेंसेस प्राप्त हुआ था, जबकि 2020 में 59.5 काफ़ी गिर गया है। और भारत ने 2019 में चीन को पीछे छोड़ा था, ठीक है ना, रेमिटेंसेस के मामले में। भारत सब नंबर 1 है रेमिटेंसेस इकट्ठा करने के मामले में विश्व में। आगे लिखा हुआ है कि वह 2020 में रेमिटेंसेस प्राप्त करने की दृष्टि से चीन भारत के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत और चीन के बाद तीसरे स्थान पर मैक्सिको है, लगभग 42.8 बिलियन, और चौथे स्थान पर फिलीपींस है 34.9, पांचवें स्थान पर मिस्र है 29.6 बिलियन। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका को प्राप्त होने वाले रेमिटेंसेस में क्रमशः लगभग 17%, 18.4%, 5.4% की वृद्धि देखने को मिली है। नेपाल को प्राप्त होने वाले रेमिटेंसेस में लगभग 2% की गिरावट देखने को आई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कम और मध्यम आय वाले देशों को प्राप्त होने वाले रेमिटेंसेस 2019 में कितना था, 548 बिलियन की तुलना में 1.6% घटकर 2020 में 540 बिलियन रह गया है। आगे चलते लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई जो कंट्रीज हैं वहाँ पे 6.5 है। साउथ एशिया की तरफ जाएं तो 5.2 है। मध्य पूर्व की तरफ जाएं, उत्तरी अफ्रीका की तरफ जाएं तो 2.3 है। पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 7.9 है। यूरोप और मध्य एशिया में लगभग 9.7 है। उप सहारा अफ्रीका में 12.5 रेमिटेंसेस के प्रभाव में कमी आई है, जबकि ऊपर बढ़ा है। नेक्स्ट चलते इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लो कॉस्ट चार्जिंग डिवाइस सेट करेगी भारत सरकार। तो लिखा हो भारत ने इलेक्ट्रॉनिक 2 और 3 व्हीलर्स के लिए कम लागत वाले चार्जिंग डिवाइस विकसित किए हैं। इस डिवाइस का विकास इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और चार्जिंग उपकरणों के निर्माताओं के साथ मिलकर किया गया। इससे आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ने से इनका प्रचलन बढ़ेगा। आगे लिखा हुआ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार
कार्यालय और नीति आयोग अपनी समन्वय के साथ इस पहल पर काम कर रहे हैं। इस कम लागत वाले चार्जिंग बुनियादी ढांचे के नए मानकों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार एक स्मार्ट एसी चार्ज पॉइंट की कीमत लगभग 3500 लगभग $50 रुपए से कम रखने का क्या है लक्ष्य रखा गया है। यह लो कॉस्ट एसी चार्ज पॉइंट ई स्कूटर ई ऑटो रिक्शा चार्ज करने के लिए 3 किलोवाट तक की शक्ति प्रदान करने की अनुमति देता है। इसे एक स्मार्टफोन के साथ संचालित किया जा सकता है। वर्तमान सरकार वाहन निर्माताओं से इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और सब्सिडी भी दे रही है उन्हें, जैसे कि कार्बन उत्सर्जन को, जो कार्बन एमिशन है उसे कम किया जा सके, तेल आयात और पर अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि भारत की काफ़ी ज़्यादा क्या है बोल सकते हैं डिपेंडेंसी किस पे, आपका क्रूड ऑयल पे। तो भारत की एक योजना है फेम योजना, जिसे बोलते हैं फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया। हाइब्रिड होते हैं जिसमें आपका दो तरीके के, जैसे हाइब्रिड ये भी हो सकता है कि आपकी पेट्रोल और डीजल दोनों तरीके के इंजन उसमें लगे हों। ये हो सकता है कि उसमें पेट्रोल भी लगाओ और सीएनजी भी लगाओ। ये भी हो सकता है वो इलेक्ट्रिक भी और पेट्रोल भी हो। तो ये हाइब्रिड होते हैं जो कई सारे इंजन कई तरीके का उसमें क्या लगा होता है, इंजन लगा होता है। तो याद रखना फेम जो स्कीम है फास्टर एडॉप्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, फास्टर एडॉप्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक एंड द हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये चलाया जा रहा है स्कीम नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के थ्रू 2015 में इंट्रोड्यूस की गई थी, याद रखना। और इसका फेज 2 चल रहा है, अब ये चल रहा है 2020 का। तो टारगेट्स हमारे 6.7 मिलियन तक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करने 2020 तक। 9500 मिलियन लीटर्स ऑफ द एस्टिमेटेड क्यूमुलेटिव फ्यूल आपको सेव करना है। मिलियन मतलब होता है 1 मिलियन में बता देता हूँ, तो आप कन्वर्ट कर देना। 1 मिलियन होता है आपका 10 लाख के बराबर। 2 बिलियन टन्स रिडक्शन इन द पॉल्यूशन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, और 65,000 डायरेक्ट एंड 3,000 इनडायरेक्ट जॉब्स आपको क्या करनी है, क्रिएट करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है इजराइल का रक्षा कवच आयरन डोम, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में। ये आपका एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। मतलब अगर कोई मिसाइल हिट करती है किसी देश को, तो ये मिसाइल सिस्टम क्या करता है, हवा में मिसाइल्स को मारने में कारगर होता है। ठीक है ना, लिखा हुआ है जैसा भारत का आकाश है, यह भारत परचेस कर रहा है S-400 कहाँ से, रशिया से। ठीक है ना, तो ये याद रखना। ऐसे ही अमेरिका के पास है थर्ड। तो इजराइल और हमास फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन के बीच मई माह की शुरुआत में शुरू हुई ताज़ा हिंसा से जुड़ी एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। ये वीडियो इजराइल डिफेंस फोर्सेस का है, जिसमें मंगलवार की रात का एक घटनाक्रम है। यरूशलेम स्थित अल-अक्सा मस्जिद, ये तीसरी सबसे पवित्र स्थान माना जाता है यरूशलेम, मक्का और मदीना के बाद, ठीक है ना, मुस्लिम्स के लिए। तो शुरू हुई हिंसा दोनों देशों के बीच रॉकेट और मिसाइल हमलों तक पहुंच गई है। इस हिंसा में इजराइल का रक्षा कवच आयरन डोम फिलिस्तीनी रॉकेट्स को आसमान में ध्वस्त करता दिखा है। आयरन डोम इजराइल का एक कम दूरी का स्थल से हवा में मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे भारत का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो भी कम दूरी का है। S-400 जो है वो लंबी दूरी का है, जिसे डिफेंस उत्पाद निर्माता कंपनी राफेल ने अमेरिकी सहयोग से तैयार किया। ये राफेल जो है ना, ये वो राफेल मत समझ जाना कौन से जो भारत में आ रहे हैं राफेल। भारत में जो राफेल के आपके क्या है फाइटर जेट है, उसे जो बना रहा है वो डसॉल्ट कंपनी बना रही है। कौन से बना रही है, डसॉल्ट, हो सकता है स्पेलिंग गलत लिखूं, डसॉल्ट एविएशन बना रही है, ये फ्रांस की है। जबकि यहाँ पर जो आयरन डोम बनाया वो किसने बनाया, राफेल ने बनाया। ठीक है ना। आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के निर्माण की घोषणा वर्ष 2006 में इजराइल लेबनान वॉर जो हुई थी तब किया था, उसके बाद हुई थी स्टार्ट। 2011 में तैयार हो गया था। और जो इजराइल दावा कर रहा है कि इसकी जो बोल सकते हैं मारक जो बोल सकते हैं जो रेट है, एफिकेसी रेट है इसका जो 90% तक है। मतलब ये हर 10 में से 9 मिसाइल्स आपकी गिरा सकती है। आयरन डोम सिस्टम में 3 उपकरण लगे हुए, रडार लगा हुआ है, कंट्रोल सेंटर और लॉन्चर लगे हुए हैं, जिनके बलबूते यह दुश्मन का सामना कर सकता है। यह बहुउद्देश्य सिस्टम प्रभावी रूप से रॉकेट, मोटार और तोपखानों के गोले और साथ ही विमान, हेलीकॉप्टर्स को बेहद कम दूरी से निशाना बना सकता है। एक आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के निर्माण में $50 मिलियन लगते हैं। ये याद रखना, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों के लिए कोवैक्सीन ट्रायल को मंजूरी है, मैं बता चुका हूँ आपको, इसके बारे में मैंने अलग से लेक्चर लिया है। तो भारत बायोटेक ने DCGI जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के लिए क्लिनिकल ट्रायल की सिफारिश की थी। हैदराबाद स्थित कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो आपका है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च के, ये इन दोनों का क्या है, ज्वाइंट वेंचर है। तो इन दोनों ने आप क्या किया, आपका कोवैक्सीन को क्या किया है, बनाया है। और वर्तमान में केवल जो अभी ये लग रही, केवल वयस्कों पे लग रही है, 18+ पे लग रही है। DCGI से मिली इस मंजूरी के बाद जल्द ही अब बच्चों को भी कोविड-19 का टीका लगाया जा सकता है। यह ट्रायल 2 से 18 वर्ष के 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर लगाया जाएगा, जिसमें दिल्ली और पटना के एम्स, नागपुर स्थित मेडिट्रीना चिकित्सा विज्ञान संस्थान समेत विभिन्न स्थानों को इस ट्रायल के लिए चुना गया है। आगे लिखा, कोवैक्सीन के सामान्य ट्रायल की तरह ही इसमें भी पहले डोज के 28 दिन बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा। आप जानते हैं कि जो कोविशील्ड है उसकी सीरम इंस्टीट्यूट की, उसमें फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच का जो गैप है वो 84 दिन कर दिया गया है, 12 हफ्ते।
ये याद रख लीजिए आप, ठीक है ना। अगर आप पे पहला टीका लग गया है तो आपको दिखा रहा होगा कि दूसरा टीका 84 दिन बाद लगेगा। अच्छा, कनाडा और जो अमेरिका है वो भारत के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया जो बच्चों को वैक्सीन लगाएगा। पर एक खास बात है कि कनाडा और अमेरिका ने अभी 12 वर्ष से ऊपर ही लगाया है। 12 वर्ष से ऊपर के जो बच्चों उन्हीं पे लगाया है। और किसका टीका लगा रहे हैं, तो फाइजर का लगा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। कोवैक्सीन दुनिया की पहली वैक्सीन अगर बन जाएगी, अगर ये 2 से 18 वर्षों के बच्चों पे लगेगी अगर, तो ये याद रखना। ब्रिक्स राष्ट्र बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा ढांचे पर सहमति बनी है। भारत ने इसकी अध्यक्षता की, तो लिखा ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक 11 और 12 मई को 2021 को नई दिल्ली में एक आभासी प्रारूप में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत के श्रम सचिव अपूर्व चंदा ने की है। ये नाम जरूर याद रखना। भारत ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की वर्ष 2021 में आयोजित बैठक का क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक में मुख्य एजेंडों में ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते को बढ़ावा देना, श्रम बाजारों को औपचारिकरण, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और श्रम बाजार में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की भूमिका को शामिल करना है। गिग वर्कर्स होते हैं जैसे आपके जोमेटो, स्विगी, ठीक है ना, ओला, इस तरीके के जो वर्कर्स आते हैं नॉन कॉन्ट्रैक्टिव, जिन्हें जो क्या करते हैं आपका, जिनका क्या नहीं होता, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आते हैं आपके। लिखा हुआ सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, इन्हें कौन सी करेंसी बोला जाता है, सबको बोला जाता है आर करेंसी कंट्रीज़। आर करेंसी इसलिए क्योंकि ब्राज़ील में रियाल चलता है, रूस में रूबल चलता है, भारत में रुपीस चलता है, यहाँ रैनमिन बी चलता है, रैनमिन बी, और साउथ अफ्रीका में रैंड चलता है। तो आर कंट्रीज भी बोला, आर करेंसी कंट्री भी बोला जाता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया आपका, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी हो गई, के प्रतिनिधियों ने भी एजेंडा मुद्दों पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। ब्रिक्स राष्ट्र इस बैठक में बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा ढांचे के लिए उत्सुक थे। सामाजिक सुरक्षा समझौते के मुद्दे पर सदस्य देशों ने एक दूसरे के साथ बातचीत और चर्चा करने और समझौतों पर हस्ताक्षर करने की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी ने भी अपनी ओर से इस तरह के समझौतों पर अमल लाने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। अच्छा, ब्रिक्स की बात करूं तो ब्रिक्स जो फॉर्मेशन हुआ था 2009 में हुआ था, वैसे ही 2006 में बन गया था। 2006 में बन गया था। ये ब्रिक्स की बात की जा रही है। ब्रिक्स जो बना था 2006 में था। उस समय उसका सदस्य आपका कौन नहीं था, एस मतलब होता साउथ अफ्रीका नहीं था। अगर ब्राज़ील की बात करूं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो लीडर है। रशिया में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। 2021 का होस्ट रहेगा भारत, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपके यहाँ पर हैं। चाइना में सी जिनपिंग प्रेसिडेंट है और साउथ अफ्रीका में आपके प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। तो ये जरूर लिख लेना। अच्छा, हुआ क्या था, तो जो ब्रिक था तो उसे बोलते हैं कि द टर्म ब्रिक इज बिलीव्ड इन द क्वाइंट बाय द 2000, ठीक है ना। अच्छा, 2001 में ये क्वाइंट किया गया था। किसने किया था, तो वो थे आपके गोल्डमैन साच्स, ठीक है ना। तो ये नाम पूछा जा सकता है कि जो ब्रिक वर्ड है ये क्वाइंट 2001 में या कब किया गया था, 2001 में किया गया था। किसने किया था, गोल्डमैन साच्स ने किया था। असेस मैनेजमेंट जिम ओनील इन हिज पब्लिकेशन बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स, बट इट वॉज एक्चुअली क्वाइंट बाय द रूपा पुरुषोत्तम हु वाज अ रिसर्च असिस्टेंट इन द ओरिजिनल रिपोर्ट, ठीक है ना। इनका नाम भी याद रखना। द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द इनिशियल 4 ब्रिक जनरल स्टेट्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना met in the New York City in the September 2006 at the margins of the general debate of the UN Assembly beginning in the series of the high level meeting. A full scale diplomatic meeting was, अब देखो फुल स्केल जो हुई थी वो 2009 में हुई थी, जब रशिया ने साउथ अफ्रीका भी जुड़ा था। उसे बोलते हैं याकटेनबर्ग समिट, ठीक है ना। याकटेनबर्ग समिट ये रशिया में आपका, अगर कभी पूछा जाता है याकटेनबर्ग समिट कब हुई थी, 2009 में हुई थी। किससे रिलेटेड थी, ब्रिक फॉर्मेशन से रिलेटेड थी, ब्रिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी। बिना सक्रिय मोबाइल कनेक्शन के काम करेगा व्हाट्सएप ऐप। तो अभी आपके जो कंप्यूटर पे जो आपका QR कोड रीड करना होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप वेब इंटरफेस के लिए एक नया बीटा वर्जन टेस्ट कर रहा है, जिसके बाद यूजर्स को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए QR कोड स्कैन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यूजर्स द्वारा व्हाट्सएप के इस नए फीचर्स की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी। वर्तमान में व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर मोबाइल से एक QR कोड स्कैन करना पड़ता है। साथ ही इस्तेमाल के दौरान मोबाइल का इंटरनेट से कनेक्ट रहना भी आवश्यक है। स्काइप, सिग्नल्स, टेलीग्राम या फेसबुक मैसेंजर कुछ ऐसे लोकप्रिय मल्टी डिवाइस मैसेंजर ऐप हैं जिन्हें कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन पर स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। अलग अलग कर सकते हैं आप, इंडिपेंडेंट। इस नए फीचर के साथ अब व्हाट्सएप भी एक मल्टी डिवाइस मैसेजिंग ऐप बन जाएगा, जिसके साथ ही जिसे एक से साथ आप कम से कम कितने डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो, 4 डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो। इस फीचर का लाभ विंडोज़ के साथ साथ मैक पे भी किया जाएगा। मैक जो होता है वो एप्पल का है। व्हाट्सएप वेब के वर्तमान वर्जन में वॉइस और वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी नहीं है। हालांकि व्हाट्सएप इस पर काफ़ी समय से काम कर रहा है और इस नए वर्जन में वॉइस और वीडियो कॉलिंग का भी फीचर शामिल होगा। इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती थी ना, उसके कारण नहीं हो पाता, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, यूजर्स को। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर के कारण, एंड टू एंड इंक्रिप्शन ये होता है कि आप
और आप जैसे मैसेज कर रहे हैं केवल वो दो पढ़ सकता है, व्हाट्सएप भी उन मैसेज को नहीं पढ़ सकता। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर्स के साथ व्हाट्सएप को मल्टी डिवाइस सपोर्ट प्रदान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। मल्टी डिवाइस फीचर के साथ भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर बना रहेगा, जिससे यूजर की गोपनीयता से समझौता नहीं करना पड़ेगा। चीनी जनसंख्या वृद्धि दर शून्य के करीब रह रही है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा एक दशक की जारी चीन गणना रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक की तुलना में चीन का जो औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो 0.0% से घटकर 0.53 हो गई है। अगर आप इसे 10 से इंटू करोगे तो ये 5.3 पे आ जाएगी। 10 साल का काउंट कर देना तो ये 5.3 पे आ जाएगी। इंडिया की बात करें तो इंडिया की लगभग 17% से बढ़ी थी 2011 में जब जनगणना हुई थी, 2000 से लेकर 2011 तक। अभी 2021 की तो हुई नहीं है। 17% बढ़ी थी, ठीक है ना। 17% बढ़ने का मतलब ये था कि अगर ये 10 की वृद्धि थी, अगर मैं इसे सालाना वृद्धि में लगाऊं तो पॉइंट लगा दूंगा 1.7। तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि थी 1.7 थी, लगभग मान के चलो तो ये हो जाता आपका कितना, 5 से 15, लगभग 3 गुना ज़्यादा थी। पर मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना, जनसंख्या वृद्धि भारत में भी। तो लिखा हुआ है चीन में जन्म दर कम होने के कारण चीन की जनसंख्या वृद्धि दर शून्य के करीब पहुंच गई है। मतलब अब वहां पे क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, आपकी जनसंख्या जितनी है उतनी रहेगी और धीरे धीरे फिर घटने लग जाएगी। 1980 में चीनी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों के साथ बाद चीन की कार्यशील जनसंख्या में तीव्र दर की गिरावट हुई थी। उस समय कौन थे, डेन जाओपिंग थे 1980 में, जब वो वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया था ना। पर याद रखना वन चाइल्ड पॉलिसी केवल वो अर्बन के लिए लेके आया था, रूरल के लिए उन्होंने 2 बच्चे रखे थे। आगे लिखा, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़े चीन के वृद्ध होते हुए ठीक है ना, होते समाज और घटती कार्यशील जनसंख्या को प्रतिशत। वृद्ध मतलब अब सिंपल सी बात है, अगर बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं होंगे तो जो यूथ होगा वो कम होगा और जो कौन होंगे, बूढ़े लोग होंगे वो ज़्यादा होंगे। जैसे दुनिया का सबसे यंग कंट्री कौन है, तो भारत है, ठीक है ना। इस मुद्दे की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सांख्यिकी एजेंसी ने पिछले महीने अनअपेक्षित रूप से 2020 में जनसंख्या बढ़ने की घोषणा तो की थी, परंतु कुल बड़ी जनसंख्या संबंधित विस्तृत आंकड़े जारी नहीं किए थे, जिसका उद्देश्य चीन में कंपनियों एवं निवेशकों में देश की अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर किसी आशंका को रोकना प्रतीत होता है। पिछले 10 वर्षों में चीन की जनसंख्या 72 मिलियन बढ़कर 2020 में लगभग 1.411 बिलियन हो गई है। 2010 की तुलना में 60 और इससे अधिक आयु के लोगों की कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। वहीं 15 से 59 वर्ष की आयु की कार्यशील जनसंख्या वर्ष 2011 के शीर्ष 925 मिलियन से लगभग 5% घटकर 894 मिलियन रह गई है। अच्छा ये देख लीजिए, तो वन चाइल्ड पॉलिसी जब लेके आया था 1979 में लेके आया था चाइना, उसके बाद जो था ये थोड़ा सा बड़ी थी, फिर देखो लगातार नीचे जा रही है। और जब इन्होंने देखा कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रही है, आपकी बूढ़ी होती चली जा रही है, तो 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी पे फिर से इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये याद रख लेना। भारत के साथ अगर कंपेरिजन करूं तो ये चाइना की काफ़ी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी 2000 में, ये लगभग 1.25 के आसपास थी। भारत कितना था, लगभग 1 अरब के आसपास था। तो भारत की लगातार बढ़ती चली जा रही है और भारत इसे क्रॉस कब कर देगा, तो ये भारत इसे क्रॉस कर देगा लगभग 2025 में। मतलब 2025 के बाद हम दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश होंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि 2050 के बाद 65 के बाद 2065 बोला जा रहा है, भारत भी क्या करेगा, डाउनफॉल देखेगा आबादी में। तो ये देख लीजिए आपका 1800 से लेके 2100 तक का पूरा ये दिखा रखा है। ये जो दिखा रखा है आपका, ये चाइना का दिखा रखा है। तो चाइना तो अभी देखने लग गया, देखो देखने लग गया ना, बिल्कुल देखो इस पॉइंट में देखने लग गया। लगभग 2000 के बाद उसमें डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है उसकी पॉपुलेशन में। वहीं अगर बात करूं तो इंडिया का ये जो डाउनफॉल स्टार्ट होगा लगभग स्टार्ट हो जाएगा वो 2050 के बाद, 2065 बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो आपका होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021, ये मनाया गया 11 मई को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई को जब आपका 1998 में क्या हुआ था, आपका बोलते हैं पोखरण परीक्षण हुआ था। 2 दिन चला था, 11 और 13 मई को चला था। तो जो पहला हुआ था उसके नाम पे मनाया जाता है। परमाणु परीक्षण के सफल होने जैसे महान प्रौद्योगिकी उपलब्धि, इस उपलब्धि से देश के वैज्ञानिकों के योगदान को पहचान देने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया था। तो याद रखना किस कारण, कौन सा मिशन था, तो ऑपरेशन शक्ति था। उससे पहले कौन सा था, 1974 में था आपका, ठीक है ना, ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा। ये इंदिरा गांधी के टाइम पे था लाफिंग बुद्धा। और ये जो था आपका, ये किसके टाइम पे था, ये था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, ठीक है। नेतृत्व किसने किया था ऑपरेशन शक्ति का, तो एपीजे अब्दुल कलाम थे। इस परमाणु परीक्षण के विश्व मानचित्र पर भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था। परमाणु अच्छा एक हाइड्रोजन परीक्षण भी किया था भारत ने उस टाइम पे, ठीक है ना। परमाणु परीक्षण के बाद लगे विभिन्न प्रतिबंधों के ने देश में प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के महत्व को उजागर किया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 तब मनाया जा रहा है जब कोविड-19 महामारी और पर्यावरणीय आपदाओं से निपटने के लिए वर्तमान प्रौद्योगिकी अपर्याप्त प्रतीत हो रही है।
जिससे इस वर्ष प्रौद्योगिकी विकास प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 का महत्व और बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है बीमा बैम्बू। तो ये आप याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीमा बैम्बू। आप जानते हैं कि जो आपका क्या आया था, फॉरेस्ट एक्ट आया था इंडिया में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या नेशनल फॉरेस्ट एक्ट आया था 1986 के थ्रू। आपका जो बम्बू था उसे ट्री की कैटेगरी से हटाकर ग्रास की कैटेगरी में ला दिया गया था, घास की। क्यों लाया गया था? क्योंकि बम्बू में काफ़ी ज़्यादा जो आपके नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और जो जंगल में स्थित जो आपके क्या होते हैं पेड़ होते हैं उन्हें काटने पर क्या होती है, पाबंदी होती है, पेड़ नहीं काट सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया था, बम्बू को ट्री से हटाकर ग्रास में लाया गया था, ग्रास कैटेगरी में। इसका जो अब फ़र्क क्या होता है कि जो इसकी जो जड़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, अनडिटरमाइंड होती हैं, और ग्रास क्या होती है, आपकी जो घास है वो काटी जा सकती है। तो याद रखना कि बम्बू को 1986 के जो आपका क्या था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था, उसके थ्रू आपका पेड़ की कैटेगरी से हटाकर आपकी घास की कैटेगरी में ला दिया गया था। ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है, बीमा बैम्बू बम्बूसा बालकोवा बैम्बू प्रजाति का एक श्रेष्ठ क्लोन है, जो एक उच्च बायोमास उपजाने वाली बांस की प्रजाति है। इस बांस के क्लोन को पारंपरिक प्रजनन विधि द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रजाति को सबसे तेजी से विकसित होने वाले पौधों में से एक माना गया है। जब उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों में 1-2 वर्षीय बीमा बांस को मिट्टी में लगाए जाने के लिए प्रतिदिन 1.5 फीट तक ये बढ़ सकता है। हर दिन 1.5 फीट तक इसकी ऊंचाई बढ़ती है, और 4 सप्ताह में अपनी हाइस्ट बोल सकते हैं जो हाइट है उसे ले लेता है, 30 फीट तक की ऊंचाई ले लेता है। तो बहुत जल्दी बढ़ता है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए सबसे अच्छा कार्बन सिंक माना जा रहा है। तो अच्छी बात है ये कि कार्बन जो उत्सर्जन होता है उसे कम करेगा। एक 4 वर्षीय बांस आसपास के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 400 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है। वहीं 1 एकड़ पर उगाया गया बांस सालाना 80 टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर सकता है। एक पूरी तरह से विकसित बांस का पेड़ सालाना 300 किलोग्राम से अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकता है, जो कि एक व्यक्ति के लिए 1 वर्ष के लिए पर्याप्त होती है। बीमा बांस को तमिलनाडु के होसूर स्थित कृषि प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रोथमोर बायोटेक लिमिटेड, ये नाम याद रख लेना, तमिलनाडु में, के एन भारती द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है ना। ग्रोथमोर बायोटेक लिमिटेड के जो है आपके एन भारती उन्होंने विकसित किया है। बेम्बू आनुवांशिक रूप से संशोधित उत्पादन नहीं है। बीमा बांस पृथ्वी की हरियाली बनाए रखने में और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए उत्कृष्ट विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अच्छा, चीन माउंट एवरेस्ट में बनाएगा विभाजन रेखा कोविड-19 के चलते हुए, क्योंकि आप जानते हैं जो एवरेस्ट है उसका जो आपका कौन सा है, साउथ वाला पार्ट है वो पड़ता है आपका कहाँ, नेपाल में, और जो आपका नॉर्थ वाला पार्ट है वो पड़ता है चाइना में। पर याद रखना जो चाइना वाला जो आपका हिस्सा है, जो चाइना क्यों बोलूँ तो तिब्बती बोलूँगा, तो वो जो आपका हिस्सा है वहाँ से चढ़ाई नहीं हो पाती, काफ़ी ज़्यादा कैसा है, संकरा है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रैक है। जो चढ़ाई होती है वो किस तरफ से होती है, आपकी नेपाल की तरफ से होती है। अब हो क्या रहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए चीन माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा स्थापित करेगा, ताकि नेपाल की ओर से चढ़ने वाले पर्वतारोहियों से अलगाव हो सके, मतलब अलग हो सके। यह फैसला नेपाल की ओर से चढ़ने वाले पर्वतारोहियों के कोरोना संक्रमित होने पर लिया गया। गौरतलब है कि नेपाल की ओर माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप कोरोना प्रभावित है, और अभी तक सरकार ने वसंत पर्वतारोहण सत्र प्रतिबंधित नहीं किया है। पर्वतारोहण सत्र आमतौर पर अप्रैल और शुरुआती जून तक मानसून आगमन के पूर्व तक संचालित किया जाता है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक तिब्बती पर्वतारोहण सहायकों की एक टीम चोटी पर विभाजन रेखा बनाएगी। रिपोर्ट में विभाजन रेखा की रूपरेखा से संबंधित जानकारी का उल्लेख नहीं किया गया। आपको बता दें कि दिसंबर 2020 में चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी घोषित की थी, 8,848.86। यह घोषणा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके नेपाली समकक्ष विद्या देवी भंडारी ने लेटर ऑफ एक्सचेंज के जरिए की थी। दिसंबर 2020 तक दोनों पड़ोसी देशों के बीच माउंट एवरेस्ट की 3 मीटर की ऊंचाई के अंतर का विवाद बना हुआ था। वर्ष 1954 में याद रखना भारतीय सर्वेक्षण था, जो जो आपका क्या था, भारतीय सर्वेक्षण था, कि नेपाल की जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी की गई थी हमारे द्वारा, 8,848 बताई गई थी। तो बस उन्होंने 8.86 मीटर ज़्यादा बोली है। बिहार दूरदर्शन पर क्या करेगा, वर्चुअल लर्निंग स्टार्ट कर देगा, ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट कर देगा वहाँ के 9 से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है ना। तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने ये आपका क्या बोल सकते हैं घोषणा की। यह फैसला राज्य और देश में फैली कोरोना महामारी के मद्देनजर लिया गया। कक्षाएं आज 10 मई से, मतलब 10 मई की बात है, तो दूरदर्शन पर प्रसारित होंगी। इस वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम के तहत 9 से 10 के बच्चों के लिए सुबह 10 से 11 बजे तक तथा 11 से 12 जो कक्षा के बच्चे उन्हें 11 से 12 बजे तक कक्षाएं प्रसारित हो रही हैं। आगे लिखा है ये कक्षाएं रोजाना होंगी। इस प्रोग्राम में विषय और अध्याय के क्रम में कक्षाएं बनाई गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के मुताबिक छात्रों को मनोरंजन शिक्षा के द्वारा अकादमिक गतिविधियों के जोड़ने के लिए मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय प्रोग्राम पुनः प्रसारित किया जाएगा। इस वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम का उद्देश्य अप्रैल और मई माह का पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम में यूनिसेफ बिहार तकनीकी मदद मुहैया करा रहा है। बीईपीसी के मुताबिक
कक्षा 9 से 12 के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लगभग 40 लाख छात्र पंजीकृत होंगे। स्कॉटलैंड की पहली सिख महिला सांसद बनी है, ठीक है ना। तो इनका नाम है भारतीय मूल की 53 वर्षीय पाम गौसल स्कॉटिश संसद के लिए चुनी जाने वाली पहली सिख महिला बनी है। गौसल पेशे से व्यवसायी है, जिन्हें वर्ष 2015 में महिला बिजनेस लीडर अवार्ड और 2018 में पब्लिक सर्विस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। गौसल को वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड सूची के माध्यम से स्कॉटिश संसद के एक कंजर्वेटिव सदस्य के रूप में चुना गया है। उन्होंने स्कॉटिश कंजर्वेटिव और यूनियनिस्ट पार्टी के लिए 2019 के आम चुनाव में पूर्वी डंक नॉर्थ शायर के लिए एक संसदीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। वह स्कॉटिश कंजर्वेटिव फ्रंट ऑफ बेम, जिसे बोलते हैं ब्लैक एशियन एंड द माइनॉरिटीज एथनिक, जिसमें आती है, संगठन के सह संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। यह स्कॉटिश कंजर्वेटिव पार्टी की एक शाखा है जिसका उद्देश्य अश्वेत, एशियाई और अल्पसंख्यकों में पार्टी की बैठ बढ़ाना है। इसके साथ ही कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया स्कॉटलैंड CFIS की निदेशक भी है, जिसका उद्देश्य कंजर्वेटिव पार्टी और ब्रिटिश भारतीय समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत बनाना है। अच्छा, बात कर दो तो स्कॉटलैंड पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का। अच्छा, पहले मैं बता देता हूँ ब्रिटेन होता क्या है। ब्रिटेन बनता है आपका 3 देशों से। एक है आपका इंग्लैंड, जिसकी कैपिटल आपकी क्या है लंदन, वॉल से बनता है जिसकी कैपिटल आपकी कार्डिफ, और स्कॉटलैंड है जिसकी कैपिटल आपकी क्या है एडिनबर्ग, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ एडिनबर्ग। तो इन तीनों देशों से मिलकर आपका बनता है ब्रिटेन। जैसे इसमें नॉर्थ आयरलैंड जुड़ता है जिसकी कैपिटल है बेलफास्ट, ये बन जाता है UK, ये थोड़ा दिमाग में रखना। और आयरलैंड आपका अलग है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा याद रखना। इनके बीच में आपका 10 डिग्री चैनल भी आता है, ठीक है ना, सेंट जॉर्ज चैनल आता है आयरलैंड और किसके बीच में आपका ब्रिटेन के बीच में, और इंग्लिश चैनल आता है आपका फ्रांस और किसके बीच में ब्रिटेन के बीच में। थोड़ा ये याद रखना, इस तरफ नॉर्थ सी है, इस तरफ आपका नॉर्थ अटलांटिक सी है। यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ डोवर भी है, फ्रांस और किसके बीच में, इंग्लैंड के बीच में। चलो आगे चलते हैं। प्रख्यात मूर्तिकार है रघुनाथ मोहपात्रा, उनका निधन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इनका नाम। प्रख्यात मूर्तिकार और उड़ीसा से राज्यसभा सांसद रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया है। उन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2018 में राज्यसभा में नामित किया गया था। मोहपात्रा जी उड़ीसा की मंदिर निर्माण शैली की परंपरागत मूर्तिकला का उत्साह माना जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में विश्व धरोहर स्थल, सूर्य मंदिर, कोणार्क के मूर्तिकारों में उनके पूर्वजों की गिनती की जाती है। मोहपात्रा जी ने मात्र 22 वर्ष की उम्र में मूर्तिकला के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर लिया था। वर्ष 1974 में 6 फीट ऊंची सूर्य भगवान की बलुआ पत्थर की मूर्ति के निर्माण के बाद चर्चा में आए थे वो, जो अभी संसद भवन के केंद्रीय भवन में लगी हुई है। मोहपात्रा जी ने के अन्य प्रमुख कार्यों में बुद्ध की काठ की मूर्ति बुद्ध मंदिर पेरिस में ही है, धौलपुरी पत्थर के 2 श्वेत लैंप्स प्रधानमंत्री कार्यालय में, और 15 फीट ऊंचा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मुक्तेश्वर दरवाजा हरियाणा में। तो ये कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं आप देख लो। वर्ष 1963 में हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग एंड द डिजाइनिंग सेंटर उड़ीसा सरकार के वरिष्ठ अनुदेशक और अधीक्षक के पद पर भी वो कार्यरत थे। मोहपात्रा जी वर्ष 2000 में विदेशी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय सभा के सदस्य नियुक्त हुए थे। वर्तमान में वे ललित कला अकादमी के सदस्य थे। 1974 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। इनग्राम माइक्रो इंक के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है किसके द्वारा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इमोला एक्विजिशन कॉर्पोरेशन द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक की 100% हिस्सेदारी और एकमात्र नियंत्रण के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्तावित संयोजन में इनग्राम माइक्रो इंक की मूल कंपनियां GCL निवेश प्रबंधन इंक और GCL इन्वेस्टमेंट होल्डिंग इंक एवं इसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायक कंपनियां भी सम्मिलित होंगी। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की इनग्राम माइक्रो इंक प्रौद्योगिकी वितरण और रसद, गूढ़ समाधानों और ई-कॉमर्स आपूर्ति श्रृंखलाओं सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है। इमोला प्लेटिनम इक्विटी ग्रुप से संबंधित एक नई सम्मिलित संस्था है। प्लेटिनम इक्विटी ग्रुप को ऐसी कंपनियों के विलय, अधिग्रहण और संचालन में विशेषज्ञता हासिल है जो सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, रसद, धातु सेवाओं, विनिर्माण और वितरण जैसे व्यवसायों में ग्राहकों की सेवाओं और समाधान प्रदान करती हैं। प्लेटिनम इक्विटी ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1995 में हुई थी। टॉप गॉरेस द्वारा की गई थी। इसमें अभी तक 300 से ज़्यादा अधिग्रहण किए गए। भारतीय प्रतिस्पर्धा, ये ज़्यादा पूछा जा सकता है। CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तो 14 अक्टूबर 2003 को बना था, याद रखना। इसमें एक आपका क्या होता है? अध्यक्ष होता है, केंद्र सरकार नियुक्त करती है, और 6 सदस्य होती है, मतलब टोटल मिला के 7 सदस्य होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट चलते हैं। इसका कर्तव्य प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव वाले व्यवहारों को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा उसे सतत रूप से बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना इसका मूल पेशा है। अच्छा, क्या है म्यूकर माइकोसिस? तो बता देता ब्लैक फंगस। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप भी देख सकते हैं। लिखा हुआ है
कि हाल ही में दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके कई मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस संक्रमण के मामले सामने आए। वहीं पिछले रविवार को राष्ट्रीय कोविड-19 टास्क फोर्स के चिकित्सा विशेषज्ञों ने म्यूकोरमाइकोसिस से संबंधित साक्ष्य आधारित परामर्श जारी किए। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल संक्रमण है जिसे बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। वातावरण में प्राकृतिक रूप से ये मौजूद होता है, ठीक है ना, जो किस रूप में होता है, एक फंगस के रूप में, जिसे बोलते हैं म्यूकोरमाइसिटिस। यह रोग अक्सर त्वचा में प्रकट होता है, फेफड़ों और मस्तिष्क को भी ये प्रभावित करता है। ये काफ़ी गंभीर और परंतु कैसी दुर्लभ बीमारी है। आमतौर पर एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए, जो जिनका क्या होता है, इम्यून सिस्टम काफ़ी बेहतर होता है, स्वस्थ इंसान होता है, उस पर ज़्यादा गंभीर समस्या पैदा नहीं कर पाता। पर किन पे करता है तो लिखा हुआ, यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जो स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवा पर निर्भर होते हैं, जो पर्यावरण रोग जनकों से लड़ने की उनकी क्षमता को कम कर देता है। खासकर इससे प्रभावित जो होते हैं वो होते हैं जैसे आपके जो डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, कैंसर जिन्हें हो, या फिर जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया हो। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। बुखार, सिरदर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, खून की उल्टी और बदली हुई मानसिक स्थिति के साथ आंखों या नाक के आसपास दर्द और लालिमा म्यूकोरमाइकोसिस संक्रमण के प्रमुख लक्षण हैं। तो ये था आपका पूरे हफ्ते का, बोल सकते हैं 10 से लेकर 16 मई तक का आपका क्या करंट अफेयर्स। तो आप इसे रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज करिए। इसका पीडीएफ जो है मैं कॉन्सेप्ट एकेडमी, जो आपका व्हाट्सएप चैनल है, उस पर भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को आप लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर भी हम हैं, वहाँ पे भी आप लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जो जानकारी है मैंने वो ले रखी है, कहाँ से, दृष्टि आईएएस से ले रखी है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग हैं, जितने भी ये करंट अफेयर्स है दृष्टि आईएएस से ले रखी है, उसमें थोड़ा बहुत मैंने अपने इनपुट डाले हुए हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।